पूरी तरह से शांतनु पर मेहरबान रहा। इन 30 मिनटों में ना जाने कितनी बार शांतनु को अपनी जीत का एहसास हुआ और उसने दिग्विजय को नीचा दिखाया। लेकिन जैसे ही घड़ी की टिक टिक बंद हुई, वैसे ही अचानक से रोशन नैनवाल का फोन बजा। वो कॉल शेखावत परिवार के राइवल्स अग्रवाल परिवार के मुखिया अशोक अग्रवाल का था। यस मिस्टर अग्रवाल, बताइए मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूं? मिस्टर नैनवाल ने अपने आप को संभालते हुए पूछा। पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक से उनके हाथ पैर कांपने लगे थे। आपके बैंक में जो हलचल चल रही है उससे मैं पूरी तरह से वाकिफ हूं, शांत अंदाज में अशोक अग्रवाल ने कहा। मैंने अभी अभी आपके बैंक की वेबसाइट पर एक एड देखा है जहां आप अपने 75% शेयर्स को बेचना चाहते हैं। मुझे बताइए, क्या शेखावत परिवार अब आपके बैंक में रुचि नहीं रखता? ऑफ कोर्स, अशोक अग्रवाल ने यह सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि कोर्ट में इन्हीं शेयर्स को लेकर अग्रवाल परिवार और शेखावत परिवार आपस में भिड़े थे और अंत में शेखावत परिवार की जीत हुई। उस हिसाब से देखा जाए तो उन शेयर्स को अब तक शेखावत परिवार को खरीद लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, बैंक वाले उन शेयर्स को ऑनलाइन बेच रहे थे और एक पोटेंशियल बायर ढूंढ रहे थे। यही खिचड़ी मिस्टर अग्रवाल को समझ नहीं आ रही थी और उसी से रिलेटेड उन्होंने सवाल किया। अशोक अग्रवाल का सवाल सुनते ही मिस्टर नैनवाल ने शांतनु की ओर देखा, जिसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। मिस्टर अग्रवाल, नैनवाल ने बहुत ही केयरफुली अपने शब्दों का प्रयोग किया। मुझे नहीं लगता कि ऐसे सवाल पूछने का यह सही समय है। आप तो बस हमें इतना बताइए कि क्या आप उन 75% शेयर्स को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं जिन्हें एडवर्टाइज किया गया है और बिक्री के लिए रखा गया है? हाँ, क्यों नहीं, मैं इंटरेस्टेड हूं, बिना किसी झिझक के अशोक अग्रवाल ने जवाब दिया। बहुत बढ़िया, तो आप कितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं? ये सवाल पूछते हुए मिस्टर नैनवाल की आवाज हल्की कांप रही थी। मुझे पता है कि बाकी कंपनीज भी उन शेयर्स को खरीदने की अपॉर्चुनिटी को पकड़ना चाहेंगी, इसीलिए मैं उनसे ज्यादा बोली लगाना चाहता हूं जिससे वो मेरे आसपास भी ना आ सके। अशोक अग्रवाल ने फर्म होते हुए कहा, मैं उन 75% शेयर्स को 40,000 करोड़ में खरीदना चाहता हूं। जैसे ही अशोक अग्रवाल के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही अचानक से पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया था। शांतनु की आंखें फटी की फटी रह गई थीं और उसके चेहरे से नूर एकाएक गायब हो गया था। 40,000 करोड़? शांतनु ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे मानो उसे अपने खुद के कानों पर भरोसा ना हो रहा हो। खैर, शांतनु को अपने कानों पर भरोसा होना हो, लेकिन इसी के साथ उसे इस बात का एहसास हो गया था कि दिग्विजय ने असंभव को संभव कर दिखाया है। दिग्विजय को कोई ऐसा इंसान मिल गया था जो उसकी डिमांड से भी 2 गुना देने को तैयार था। जी हां, दिग्विजय को 20,000 करोड़ से सीधा 40,000 करोड़ ऑफर किए गए थे, जिसमें उन शेयर्स की एक्चुअल प्राइस तो महज 5,000 करोड़ ही थी। दिग्विजय के चेहरे की मुस्कान अब कुछ ज्यादा ही निखर गई थी। उसकी आंखों में भी एक असीम चमक देखने को मिली और एकाएक उसने शातिर अंदाज में कहा, शांतनु, लगता है कोई तो मेरे शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड है। सुना ना तुमने? 40,000 करोड़। दिग्विजय ने जानबूझकर शांतनु के सामने 40,000 करोड़ का जिक्र किया, जिससे शांतनु को उन शेयर्स की वैल्यू समझ आ सके। थियोरेटिकली तो उसे सब समझाया गया था, लेकिन अब शांतनु प्रैक्टिकली अपनी आंखों से सब देख रहा था। तो वही मिस्टर नैनवाल ने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत रखने की कोशिश की। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दिग्विजय का आइडिया इतने जबरदस्त रिजल्ट्स देगा। उनके दिल में हलचल मची हुई थी। वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थे, लेकिन वो जानते थे कि इस समय उन्हें प्रोफेशनली पेश आना था। मिस्टर अग्रवाल, मैं बहुत खुश हूं कि आप हमारे 75% को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं, और वो भी उस कीमत पर जिसके लिए हम आपको मना भी नहीं कर सकते। शांत और सरल अंदाज में मिस्टर नैनवाल ने कहा। तो फिर देर किस बात की? आप जल्दी से डायमंड बैंक आ जाइए और डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दीजिए। इसी के साथ आप 75% शेयर्स के मालिक और डायमंड बैंक के नए ओनर बन जाएंगे। अशोक अग्रवाल ने 5 सेकंड का पॉज लिया और फिर अपनी कॉन्फिडेंट आवाज में कहा, बिल्कुल मिस्टर नैनवाल,
बस मुझे आधे घंटे का समय दीजिए, मैं तुरंत बैंक पहुंचता हूं। अरे मालिक, अब तो ये पूरा बैंक आपका है, आप आराम से आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, भीनी मुस्कान के साथ नैनवाल ने कहा और कॉल कट कर दिया। और ठीक उसके बाद शांतनु की ओर देखा, जिसके तोते उड़े हुए थे। शांतनु जो कुछ समय पहले खुशी से नाच रहा था, अपनी जीत का जश्न मना रहा था, दिग्विजय को ताने मार रहा था, वो इस समय एकदम शांत खड़ा था। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी। कुल मिलाकर उसका घमंड मिट्टी में मिल चुका था। शेखावत परिवार ने डायमंड बैंक के 75% शेयर्स के राइट्स को खरीदने के लिए एक जबरदस्त जंग लड़ी थी और अग्रवाल परिवार को हराया भी था। लेकिन आज शांतनु की जिद और अकड़ की वजह से उनकी सारी मेहनत एक पल में गायब हो गई थी। खैर, दिग्विजय एकदम शांत था और मुस्कुराते हुए अपनी चेयर पर टेक लेकर बैठा था। तभी अचानक से उसने शांतनु पर तंज कसते हुए कहा, शांतनु, थोड़ी देर पहले तुम मुझसे कह रहे थे ना कि मुझे पेपर वर्क बनाना शुरू कर देना चाहिए, तो लो, मैंने शुरू कर दिया। लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, मिस्टर अग्रवाल के लिए, क्योंकि तुमने तो मेरे शेयर्स की कदर नहीं की। लेकिन जिसने की, अब उसे इस बैंक का ओनर तो बनाना ही होगा ना। 2 सेकंड के पॉज के बाद दिग्विजय ने फिर से अपना मुंह खोला। वैसे मैं तो ये सोच रहा हूं कि डायमंड बैंक की कैपिटल हाथ में आने के बाद अग्रवाल साहब का पहला मूव क्या होगा। दिग्विजय की बात सुनकर शांतनु का कलेजा उसके मुंह को आ गया था। ये पल उसके लिए बहुत डिस्टर्बिंग थे, लेकिन इस समय उसके पास कहने और करने के लिए कुछ भी नहीं था। जहां एक तरफ दिग्विजय और मिस्टर नैनवाल पेपर वर्क की तैयारी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शांतनु मुंह लटकाए बस खड़ा था। देखा जाए तो अब उसका वहां कोई काम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो वहां से नहीं गया। वो इसलिए क्योंकि वो इतना शॉक्ड था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। वो इसी तरह मुंह लटकाए 40 मिनट खड़ा रहा। हालांकि जैसे ही दिग्विजय और मिस्टर नैनवाल के पेपर वर्क का काम खत्म हुआ, वैसे ही अचानक से कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। जी हां, अशोक अग्रवाल का कन्वॉय डायमंड बैंक के बाहर पहुंच गया था। डायमंड बैंक के बाहर लाइन से विंटेज कार्स आकर खड़ी हो गई थी, जो लोगों का अटेंशन भी खींच रही थी। बैंक में मौजूद बाकी कस्टमर्स भी खिड़की से झांकने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। और तभी अचानक अशोक अग्रवाल, एक लंबा चौड़ा और पावरफुल प्रेजेंस रखने वाला शख्स, अपनी कार से बाहर निकला। उसने ब्लैक कलर का रॉयल सूट पहना था, जो उसे सीरियस और इंपॉर्टेंट दिखा रहा था। अशोक अग्रवाल ने बिल्कुल समय जाया नहीं किया और उनके कदम सीधा बैंक के एंट्रेंस की ओर बढ़े। पीछे उनके 10 बॉडीगार्ड्स भी उन्हें अकंपनी कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ मिस्टर नैनवाल के ऑफिस में टेंशन ऑलमोस्ट पीक पर थी। शांतनु के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी, तो वही दिग्विजय पूरी तरह से काम और कंपोज्ड नजर आया। भला अब दिग्विजय के पास चिंता करने जैसा कुछ नहीं था, बल्कि अंदर ही अंदर उसके दिल में लड्डू फूट रहे थे। वो इसलिए क्योंकि उसे 35,000 करोड़ का फायदा होने जा रहा था। तभी अचानक से नैनवाल के केबिन का दरवाजा खुला और अशोक अग्रवाल एक स्ट्रॉन्ग और कमांडिंग एनर्जी के साथ अंदर दाखिल हुए। मिस्टर नैनवाल। तुरंत ही अशोक अग्रवाल ने नैनवाल को ग्रीट किया और हाथ मिलाते हुए कहा, माफ कीजिएगा, कहीं मुझे आने में देरी तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं मिस्टर अग्रवाल। नैनवाल ने मुस्कुराते हुए मिस्टर अग्रवाल से हाथ मिलाया और टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा, हमने इस डील की सारी तैयारियां कर ली हैं। आप एकदम सही समय पर आए हैं। अग्रवाल साहब ने अपना सर हिलाया और एकाएक उनके कदम उस टेबल की ओर बढ़े जहां दिग्विजय उनका इंतजार कर रहा था। एकाएक दिग्विजय अपनी जगह से उठा और हाथ मिलाते हुए एकदम पोलाइट अंदाज में बोला, मिस्टर अग्रवाल, आपसे मिलकर खुशी हुई। अशोक अग्रवाल के चेहरे पर मुस्कान थी। वो दिग्विजय की अनयूजुअल अपीयरेंस या फिर यूं कहे कि उसके पहनावे पर रिएक्ट नहीं करना चाहते थे। ऑफ कोर्स वो शेयर्स दिग्विजय के थे और अग्रवाल साहब उसे नीचा दिखाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहते थे। ये मौका उनके लिए किसी सोने पे सुहागा से कम नहीं था। जिस चीज को वो हार चुके थे,
वो चीज अब उनकी होने जा रही थी और वो इस पल को हंसी खुशी बस एंजॉय करना चाहते थे। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू मिस्टर दिग्विजय, मुस्कुराते हुए अग्रवाल साहब ने कहा। क्या हम प्रोसीडिंग्स शुरू करें? बिल्कुल, भीनी मुस्कान के साथ दिग्विजय ने सर हिलाया और अग्रवाल साहब ने भी बिल्कुल देरी नहीं की। एकाएक वो सोफे पर बैठे और बहुत ही ध्यानपूर्वक उन पेपर्स को पढ़ने लगे। कमरे में इतनी शांति थी कि एक पिन के गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। खैर, अच्छे से पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद अग्रवाल साहब ने पेन उठाया और उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके उस डील को ऑफिशियल बना दिया। ठीक उसके बाद अग्रवाल साहब अपनी जगह से उठे और उन्होंने मुस्कुराते हुए फिर एक बार दिग्विजय से हाथ मिलाते हुए कहा, मिस्टर दिग्विजय, इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा परिवार और मैं सुनिश्चित करेंगे कि डायमंड बैंक हमेशा सही हाथों में रहे। आपके साथ बिजनेस करके अच्छा लगा मिस्टर अग्रवाल। दिग्विजय के चेहरे की मुस्कान कुछ ज्यादा ही निखर गई थी। ऑफ कोर्स वो 40,000 करोड़ का मालिक जो बन गया था। मिस्टर अग्रवाल, शेयर्स को खरीदने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि हम ये डील कर पाए। अशोक अग्रवाल बहुत ही शांत किस्म के इंसान थे और अपने इमोशंस को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे, लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे थे। एकाएक उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरे परिवार के लिए और मेरे बिजनेस के लिए बहुत बड़ा कदम है। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा कर्जदार हूं दिग्विजय, और मैं वादा करता हूं कि तुम्हें इस फैसले पर पछतावा नहीं होगा। जैसे ही अशोक अग्रवाल और दिग्विजय ने सब कुछ निपटाया, शांतनु वहीं खड़ा रहा। उसका चेहरा पीला और हार मानता हुआ दिखाई दे रहा था। शांतनु की आत्मविश्वास से भरी योजना पूरी तरह से धराशायी हो गई थी। दिग्विजय ने ना सिर्फ उसे चतुराई से मात दी, बल्कि इसे इतना स्मूथली किया कि जीत किसकी हुई इस पर कोई संदेह ही नहीं था। चूंकि डील सक्सेसफुल रही, ऐसे में दिग्विजय का अकाउंट अपग्रेड हो गया था और उसके खाते में 40,000 करोड़ ट्रांसफर कर दिए गए थे। साथ ही साथ बैंक ने गिफ्ट के तौर पर उसे एक डायमंड रॉयल कार्ड इश्यू किया जिसमें 500 करोड़ रुपए थे और दिग्विजय दिल खोल के उन पैसों का इस्तेमाल कर सकता था। इस डील की खुशी मनाने का समय है मिस्टर दिग्विजय। हालांकि अब जब ये डील पूरी हो चुकी है, मैं आपको अपने बंगले पर एक बड़े सेलिब्रेशन के लिए इनवाइट कर रहा हूं और ये पार्टी आज शाम को ही रखी जाएगी। अचानक से मिस्टर अग्रवाल ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर मैं पक्का आऊंगा। दिग्विजय ने कहा, मिस्टर नैनवाल, आप भी उस पार्टी में इनवाइटेड हैं। भला अग्रवाल साहब रोशन नैनवाल को कैसे भूल सकते थे? तुरंत ही नैनवाल साहब ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा मिस्टर अग्रवाल। इसी बीच दिग्विजय ने शांतनु की ओर मुड़कर कड़क अंदाज में कहा, अगली बार शांतनु, थोड़ा सावधान रहना। जो तुम्हें खतरा ना लगे वो भी कभी खतरा बन सकता है। 2 सेकंड के पॉज के बाद दिग्विजय ने शांतनु पर तंज कसते हुए कहा, अब अगर आप मुझे इजाजत दे तो मुझे एक पार्टी में जाना है। आप भी पतली गली से फुट सकते हैं। शांतनु ने एक शब्द भी नहीं कहा, वो बस चुपचाप देखता रहा। जब अशोक अग्रवाल और दिग्विजय एक साथ केबिन से बाहर चले गए और उसे अपने फेलियर का कड़वा एहसास अकेले ही सहना पड़ा। बेशक वो हार चुका था और इस समय अपनी हार को एक्सेप्ट करने के अलावा उसके पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। इस डील की खबर जोधपुर में जंगल की आग की तरह फैलने वाली थी और केवल भगवान ही जानता था कि कोर्ट में अग्रवाल परिवार के खिलाफ कड़ी लड़ाई जीतने के बाद भी शांतनु द्वारा डायमंड बैंक ना खरीद पाने पर उसका बड़ा भाई शिवम सिंह शेखावत कैसे रिएक्ट करने वाला था। खैर, एक तरफ जहां दिग्विजय और रोशन नैनवाल अग्रवाल फैमिली की खातिरदारी का आनंद उठा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शेखावत परिवार का माहौल अचानक से बदलने वाला था। शिवम सिंह शेखावत अपने चाचा, अपनी बहन और कुछ एग्जीक्यूटिव्स के साथ अपने लग्जूरियस ऑफिस में बैठा था जब उसने टीवी पर वो ब्रेकिंग न्यूज देखी। एकाएक उसके चेहरे पर 12 बज गए थे जब टीवी रिपोर्टर ने अनाउंस किया कि अशोक अग्रवाल ने डायमंड बैंक के 75% शेयर्स खरीद लिए हैं। जैसे जैसे वो शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, वैसे वैसे उसके शरीर का गर्म खून भी खौलने लगा था। नहीं,
ये नहीं हो सकता, एकाएक शिवम ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा कमरा गूंज उठा था। शिवम की आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं और गुस्से से उसका चेहरा पूरा लाल पड़ गया था। अचानक से उसने टेबल पर पड़े एक महंगे फ्लावर पॉट को जमीन पर पटकते हुए कहा, यह कैसे हुआ? अशोक अग्रवाल ने कैसे उस शेयर्स को खरीद लिया, जबकि मैंने उसे कोर्ट में हरा दिया था? फ्लावर पॉट को तोड़ने के बाद भी शिवम का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारा और टेबल पर रखा सारा सामान जमीन पर गिर गया था। उसकी सांसें भारी और तेज थीं, जैसे मानो कोई सांड पगला गया हो। कमरे में मौजूद सभी लोग एकदम खामोश थे। उन्हें तो हिलने में भी डर लग रहा था। तभी अचानक से शिवम की आंखें शांतनु पर जाकर अटक गई, जो दरवाजे के एक कोने में कांपता हुआ खड़ा था। शांतनु का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था और उसके माथे से पसीना किसी नदी की तरह बह रहा था। अपने बड़े भाई को उस अंदाज में देखकर तुरंत ही शांतनु घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़ते हुए कांपती आवाज में बोला, प्लीज भैया, ये मेरी गलती है, मैं इसे ठीक कर सकता हूं, हम मिलकर इसे सुधार सकते हैं। शांतनु बहुत अच्छे से जानता था कि उसने बहुत बड़ा वाला कांड कर दिया है और अब अपनी गलती को सुधारने के लिए उसे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन शिवम शांतनु की बात से बिल्कुल कन्विंस्ड नजर नहीं आया। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था और उसकी आंखें रेज से भरी हुई थी। तभी अचानक से शिवम के कदम शांतनु की ओर बढ़े और एकाएक उसने शांतनु पर हावी होते हुए कहा, यह सब मैं क्या देख रहा हूं शांतनु? शिवम की आवाज किसी तूफान से कम नहीं थी। अग्रवाल परिवार ने उन शेयर्स को कैसे खरीद लिया? शांतनु ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई थी। इस समय शिवम किसी दानव की तरह प्रतीत हो रहा था और अपने बड़े भाई को इस अंदाज में देखकर शांतनु का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने भाई को क्या समझाए और कैसे समझाए। तो क्या शांतनु अपने बड़े भाई को समझा पाएगा? क्या होगा शांतनु के साथ? दिग्विजय उन 40,000 करोड़ रुपयों का क्या करने वाला था? क्या होगा उसका प्लान? क्या वो अपने ही आप की कब्र खोदेगा? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ कर्मा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट। वो ठीक से अपने भाई की तरफ देख भी नहीं रहा था, लेकिन वो जानता था कि उसे एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। जैसे तैसे शांतनु ने बोलने की कोशिश की, हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी। भैया, मुझसे गलती हो गई। अपने दिल पर पत्थर रखते हुए शांतनु ने आगे कहा, मैं एरोगेंट था। मुझे लगा था कि मुझे सब कुछ समझ आ गया है। मुझे यकीन था कि कोई भी हमें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा और मुझे भरोसा था कि अग्रवाल परिवार कोर्ट के फैसले के बाद दूर ही रहेगा। लेकिन मैं गलत था। एकाएक शिवम ने तिरछी नजरों से अपने भाई की ओर देखकर कहा, क्या तुम्हें तुम्हारे घमंड ने अंधा कर दिया था? क्या तुमने दिग्विजय को अंडर एस्टिमेट किया और उसकी चाल चलने की एबिलिटी को समझ नहीं पाए? अपने फेलियर का भार महसूस करते हुए तुरंत ही शांतनु ने सर हिलाया और धीमी आवाज में बोला, हां, मुझे लगा था कि मेरे पास और समय है। मुझे लगा था कि कोई भी इंसान 20,000 करोड़ में 75% शेयर्स नहीं खरीदेगा। मैंने सोचा ही नहीं था कि दिग्विजय इतना जल्दी कोई दूसरा खरीदार ढूंढ लेगा, और वो भी अशोक अग्रवाल। शांतनु की बात सुनकर शिवम के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। बेवकूफ, उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज तोप के गोले से भी तेज थी। तुम्हारे घमंड और तुम्हारी अकड़ की वजह से हमें सब कुछ खोना पड़ा। यह बात तुम्हें पल्ले पड़ रही है या नहीं? बिना कोई वार्निंग दिए शिवम का हाथ एक बार फिर से लहराते हुए सीधा शांतनु के चेहरे पर लैंड हुआ। जी हां, यह दूसरा थप्पड़ था। इस थप्पड़ का इंपैक्ट और भी जबरदस्त था। शांतनु वैसे ही जमीन पर पड़ा था और थप्पड़ खाते ही 2 गुलाटी खाकर अपनी जगह बदल चुका था। उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे और कुछ पल के लिए उसकी आंखों का विजन भी चला गया था। क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुमने क्या किया है? शिवम ने गुस्सैल अंदाज में कहा। तुम्हारे एरोगेंस ने ना सिर्फ हमारी कोर्ट में जीत का मजाक बना दिया है, बल्कि हमारे परिवार और हमारे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग बिजनेस को भी
एक बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया है। शांतनु का दिमाग सुन्न पड़ गया था, लेकिन उसके बावजूद वो सिचुएशन और इक्वेशन को समझने की कोशिश कर रहा था। आई एम सॉरी, मेरा वो सब करने का कोई इरादा नहीं था और मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। हाँ, मैं बहुत जिद्दी था। मुझे लगा कि हमारे पास और टाइम है। मुझे लगा कि दिग्विजय हमसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। अभी शांतनु अपना एक्सप्लेनेशन दे ही रहा था कि तभी अचानक से शिवम ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, और टाइम। अचानक से शिवम के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ती हुई नजर आई। मैंने दिल्ली के सबसे बेस्ट वकीलों को हायर किया था। मैंने उस कोर्ट रूम में पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी जिससे शेखावत परिवार को डायमंड बैंक खरीदने का अधिकार मिल सके। उसके बाद तुम्हारे अकाउंट में ठीक 50,000 करोड़ डाले गए जिससे तुम उन शेयर्स को खरीद सको, लेकिन तुमने अपने लालच और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सब कुछ बेकार कर दिया। शांतनु की छाती शर्म से जल रही थी और वो उसे महसूस कर सकता था। उसे पता था कि वो कुछ भी कहकर इस गलती को ठीक नहीं कर सकता है। मैं गलत था, मुझसे गलती हुई है, शांतनु ने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे दिग्विजय और अग्रवाल परिवार को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। मुझे अब सब समझ आ रहा है, लेकिन शांतनु साहब, अब समझने का कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि अब पछताए होत क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत, कोर्ट में उन शेयर्स के राइट्स जीतने के बाद भी वो शेयर्स उनके हाथ से निकल गए थे और अब वो उन्हें वापस कभी नहीं मिलने वाले थे। भले ही शांतनु को अपनी गलती का एहसास था, लेकिन इससे शिवम का गुस्सा ठंडा नहीं होने वाला था। शांतनु, क्या तुम्हारे पास इस भसड़ को ठीक करने का कोई तरीका है? एकाएक शिवम ने कड़क अंदाज में कहा, क्योंकि अब जब हमने डायमंड बैंक पर अपने राइट्स खो दिए हैं तो हमने ना सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर पर अपनी पकड़ खोई है, बल्कि इससे हमारा बिजनेस भी गिर सकता है। और ये एक ऐसी चीज है जिसे हम किसी भी हाल में होने नहीं दे सकते। इससे पहले कि शांतनु कुछ कहता, अचानक से एक हट्टा कट्टा शख्स जिसके फीचर्स बहुत शार्प थे, वो अपनी जगह से उठा और एकाएक उसके कदम शांतनु की ओर बढ़े। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि शिवम और शांतनु का चाचा था। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी कोल्ड अथॉरिटी थी जो कमरे में मौजूद हर इंसान की रीढ़ की हड्डी में चिल्स पैदा कर सकती थी। शांतनु, चाचा ने कड़क और तीखी आवाज में कहा, यह सिर्फ डायमंड बैंक के शेयर्स को खोने की बात नहीं है। इस हार का असर हमारे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग बिजनेस पर भी बहुत खतरनाक हो सकता है। अग्रवाल परिवार हमेशा से हमारे लिए एक बड़ा खतरा रहा है, लेकिन अब उनके हाथ में बहुत बड़ा एडवांटेज आ चुका है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? पहले सिर्फ शिवम शांतनु पर बरस रहा था और उससे सवाल कर रहा था, लेकिन अब उस लिस्ट में चाचा का नाम भी ऐड ऑन हो गया था। हालांकि चाचा ने जो कुछ भी कहा वो 100 आने सच था और उनकी स्पीच सुनकर शिवम के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। बेशक उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। हालांकि चाचा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, डायमंड बैंक के 75% शेयर्स ओन करने के बाद अब अशोक अग्रवाल के हाथ में मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन है और वो जब चाहे जैसे चाहे उसे कंट्रोल कर सकता है। उसके पास इनसाइडर डेटा का एक्सेस है, जिसका मतलब है कि वो हमारा ट्रेडिंग पैटर्न पहले ही समझ सकता है। हम कौन सा कदम उठाने वाले हैं वो उसे पहले ही देख सकता है। ये सिर्फ एक हार नहीं है शांतनु, ये तो एक आने वाला डिजास्टर है। वो गहरी सांस छोड़ते हुए चाचा ने कहा, अब वो शेयर मार्केट की कीमतों को अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर सकते हैं और हर मोड़ पर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो मार्केट में फॉल्स सिग्नल्स फैलाकर हमारे ट्रेंड्स बिगाड़ सकते हैं और अगर हम जरा सा भी चुके तो हमें बैंकरप्ट भी कर सकते हैं। हमारे बाकी कॉम्पिटिटर्स भी इसे हमारी कमजोरी समझेंगे और शायद वो भी हमारे खिलाफ हो जाएंगे। अगर हमने इसका जवाब नहीं ढूंढा तो फाइनेंशियल दुनिया में शेखावत परिवार के नाम की कोई कीमत नहीं बचेगी। चाचा के मुंह से निकले उन शब्दों को सुनने के बाद शिवम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जब उसे एहसास हुआ कि शांतनु के फेलियर की वजह से पूरा ट्रेडिंग एम्पायर रिस्क पर आ गया है, तो एकाएक उसका खून खौलने लगा था। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखों में
अपने भाई के प्रति नफरत साफ नजर आ रही थी। एकाएक शिवम के कदम शांतनु की ओर बढ़े, जो अभी भी जमीन पर ही पड़ा था। चूंकि तुमने हमारे परिवार से इतनी बड़ी गद्दारी की है, शिवम ने एकदम धीमी और डर पैदा करने वाली आवाज में गुर्राते हुए कहा, तो तुम्हें यहां रहने का कोई हक नहीं। आज से तुम शेखावत परिवार का हिस्सा नहीं हो। मैं तुमसे तुम्हारे सारे अधिकार छीन रहा हूं। तुम्हारी करने की यही सजा है। अपने भाई के मुंह से निकले उन शब्दों को सुनने के बाद शांतनु की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। जैसे तैसे उसने घुटनों के बल बैठने की कोशिश की। उसके चेहरे पर डर और डेस्परेशन साफ नजर आ रहा था। नहीं, प्लीज भैया, शांतनु ने अपने भाई से भीख मांगते हुए कहा। आई एम सॉरी, मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन नुकसान सिर्फ शेखावत परिवार का नहीं हुआ है, बल्कि मेरे एरोगेंस के चलते मैंने मेरे पैरों पर भी कुल्हाड़ी मारी है। 2 सेकंड के पॉज के बाद शांतनु ने कहा, मेरी स्टूपिडिटी के चलते मुझे दिग्विजय को मेरा एक बंगला और 500 करोड़ भी देने पड़े, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं ये सब ठीक कर दूंगा। बस मुझे एक मौका दो। हालांकि अपना मुंह खोलते हुए शांतनु को डर बहुत लग रहा था, लेकिन उसके दिल और दिमाग में शेखावत परिवार को खोने का डर सता रहा था। ऐसे में वो अपना नुकसान बताकर थोड़ी सिंपैथी पाने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ जहां शांतनु लगातार माफी मांग रहा था, तो दूसरी तरफ शिवम और उसके चाचा उसके माफीनामे को कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे। शायद अब उनके लिए शांतनु कोई मायने नहीं रखता था। कोई मायने? खैर, शांतनु इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपने शरीर को घसीटते हुए शिवम के पास पहुंचा और एकाएक उसके पैर पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू किसी झरने की तरह निकल रहे थे। प्लीज भैया, मुझसे मेरे अधिकार मत छीनो। मुझसे शेखावत परिवार का नाम मत छीनो। मेरे पास वही एक चीज है जिससे मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूं, चीजें सही कर सकता हूं। आई स्वेयर मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं उन शेयर्स को और अपने कंट्रोल को वापस पाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। प्लीज मुझे इस परिवार से मत निकालो। पूरे कमरे में इमोशनल माहौल हो गया था, लेकिन शिवम और चाचा के कानों में दया की जू तक नहीं रेंग रही थी। यहां तक कि शिवम ने एक बार भी अपने भाई को नहीं देखा और अपने पैरों को झटकते हुए उससे दूर चला गया, जैसे मानो उसका भाई उसके लिए एग्जिस्ट ही ना करता हो। तभी अचानक से शिवम की बहन पूर्वा सिंह शेखावत सीन में आई और उसके कदम आगे की ओर बढ़े। भले ही उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसने अपना हाथ उठाते हुए अपने गुस्सैल भाई को शांत करने की कोशिश की। शिवम, प्लीज ऐसा मत करो, उसने कांपती आवाज में गिड़गिड़ाते हुए कहा। माना कि शांतनु से गलती हुई है, लेकिन उसे इस तरह परिवार से बेदखल करके क्या मिल जाएगा? जो होना था वो हो चुका है, लेकिन हमें उसकी जरूरत है। हमारे परिवार को उसकी जरूरत है, ताकि वो हमें कोई हल ढूंढने में मदद कर सके, इस मुश्किल से निकाल सके। जैसे ही पूर्वा ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही शिवम की आंखें पूर्वा पर जाकर अटक गई थीं। उसके चेहरे पर गुस्सा अभी भी मंडरा रहा था। और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं पूर्वा? टपाक से शिवम ने कहा। उसकी आवाज चाकू जैसी तीखी थी। इस पागल की वजह से हम ऑलमोस्ट अपना सब कुछ खो चुके हैं, और तुम्हें लगता है कि मुझे इसे माफ कर देना चाहिए? तुरंत ही पूर्वा ने अपना सर हिलाया और उसकी आंखों में आंसू देखने को मिले। नहीं, लेकिन अगर तुमने अपने छोटे भाई को परिवार से बेदखल कर दिया, तो वो फीलिंग्स उसे डिस्ट्रॉय कर देगी, और हम सिर्फ इस हालात को ठीक करने का मौका ही नहीं खोएंगे, बल्कि हम अपना परिवार भी खो देंगे। इस मुश्किल घड़ी में हमें एकजुट होना है, ना ही एक दूसरे को तोड़ना है। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इससे पहले कि शिवम कुछ कहता, उसके चाचा भवानी सिंह शेखावत ने अपना मुंह खोला। उनकी आवाज कमांडिंग थी, लेकिन साथ ही साथ उसमें थोड़ा डेस्परेशन भी नजर आ रहा था। शिवम, पूर्वा सही कह रही हैं। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन उस गुस्से को तुम अपने आप पर हावी मत होने दो। हम अभी भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अशोक अग्रवाल के मूव को काउंटर करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर तुमने शांतनु को घर से निकाल दिया और उसे सारे हक छीन लिए, तो इससे हमारे परिवार की ही बदनामी होगी। और जो रिश्ता एक बार टूट जाता है, वो फिर कभी जुड़ता नहीं है। उसमें हमेशा के लिए गांठ पड़ जाती है। पहले पूर्वा और फिर चाचा, दोनों ने शिवम को समझाने की कोशिश की थी,
लेकिन शिवम का गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो अपने चाचा की बात को कंसिडर कर सकता है, लेकिन फिर अचानक से उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। बस बहुत हुआ। एकाएक वो शेर की तरह दहाड़ा और उसके कदम तेजी से शांतनु की ओर बढ़े, जो हक्का बक्का होते हुए अपने भाई के अंदाज को समझने की कोशिश कर रहा था। चूंकि परिवार वाले शांतनु का साथ दे रहे थे, ऐसे में उसे लग रहा था कि उसका बड़ा भाई उसे माफ कर देगा, लेकिन नहीं। अचानक से शिवम ने शांतनु का कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए दरवाजे की ओर ले जाने लगा। तुम्हें क्या लगा था, तुम मेरे छोटे भाई हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? नहीं शांतनु, नहीं। गद्दारी की यही कीमत होती है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। ऑफ कोर्स शिवम, शांतनु से उसके सारे हक छीनने वाला था और साथ ही साथ शांतनु का नाम अब शेखावत परिवार से मिटने वाला था। जैसे ही शांतनु को अपने भाई के इंटेंशंस का आभास हुआ, उसने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए फिर एक बार कोशिश की। प्लीज भैया, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं वादा करता हूं, बस मुझे एक मौका दो। तुम्हें मौका दिया था शांतनु, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। जैसे ही शिवम के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही उसने एक जोरदार लात मारते हुए शांतनु को ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। शांतनु रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन शिवम ने शांतनु के अंदर आने और उसे फिर से अपनाने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। ये नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। पूर्वा और चाचा शिवम को रोकना चाहते थे, लेकिन शिवम के गुस्से की आंधी को देखते हुए किसी की हिम्मत नहीं हुई और बहरहाल ना चाहते हुए भी सबको अपना मुंह बंद रखना पड़ा। खैर, शांतनु के पास अब कुछ नहीं बचा था, ना पावर, ना घर, ना परिवार, ना नाम, ना उम्मीद और ना ही पैसा। कुछ दिन पहले ऐसी ही हालत दिग्विजय की भी हुई थी, लेकिन अब वो चमक उठा था। तो देखना यह होगा कि क्या शांतनु भी दिग्विजय की तरह चमक पाएगा? क्या शांतनु और दिग्विजय की दोस्ती देखने को मिलेगी? क्या आएगा इस कहानी में जय और वीरू का कनेक्शन? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ कर्मा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।